नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा, व्याकरण एवं लिपि की बात करेंगे। भाषा, व्याकरण एवं लिपि। इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। तो अब हम चलते हैं कि भाषा, व्याकरण एवं लिपि की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भाषा की बात है। हमारे भावों और विचारों की जो अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में जो ध्वनि संकेतों की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले भाषा के बारे में आप सभी को बताई और इसमें जो क्या होता है, जो नई ध्वनि निकली उनसे और वर्ण बने, वर्णों को जोड़ा गया जिससे शब्द बने और शब्दों को जोड़ने पर पद बने और पदों को जोड़ने पर वाक्य, पदों को जोड़ने पर वाक्य। फिर इसी तरह से भाषा का विकास हुआ। भाषा शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया और जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा, फिर इसको फिर संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है, इस माना जाता है। और हमें पता है कि जो भाषा का लिखित आज भी संस्कृत में पाया जा सकता है, लेकिन मौखिक रूप से जो घिस कर जो अपना स्वरूप खो चुके हैं, आज हमें उन्हें तद्भव शब्दों के रूप में जानते हैं। हिंदी भाषा को अपने अस्तित्व में आने के लिए बहुत समय लग गया। पहले संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। भाषा के भेद जो होते हैं, जैसे लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा जैसे जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। ये लिपि पर आधारित होती है और इससे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे ग्रंथ, पुस्तकें, अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि। मानक भाषा। दूसरा है मौखिक भाषा। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही हो और तीसरा भाषण से अपने विचारों को बताए, तब मौखिक भाषा का प्रयोग जो किया जाता है, ये प्रयोग होता है। मौखिक भाषा का सबसे अधिक प्रयोग जैसे नाटकों में होता है, जैसे नाटक, फिल्म, समाचार सुनना आदि। फिर है भाषा के जो भेद, जैसे मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। मातृभाषा, जिस भाषा को जो बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरा है मातृभाषा के बाद राजभाषा। जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अंग्रेजी जो हमारी सह राजभाषा है। तीसरा आता है राष्ट्रभाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी और सुनी जाती है। बोली जाती है, पढ़ी लिखी जाती है और सुनी जाती है। सब प्रदेशों की जो अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बंगला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, सिंधी आदि।
इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्रों में ही किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोली जाती है और इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो यहाँ पे ये राष्ट्रभाषा के बारे में हुआ। चौथा आता है यहाँ पे मानक भाषा। मानक भाषा, मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा, कार्यालय जैसे शिक्षा या फिर कामों में प्रयोग किया जाता है, कार्यालय में। हम जानते हैं कि जो भाषा का क्षेत्र काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक होता है और सभी भाषाओं की जो विविध रूप को मानक कहते हैं। मानक भाषा के बाद हम बात करते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। भाषा और बोली। छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है और हम जानते हैं कि हर 10 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। बोली पहले तो उपभाषा बनती है, फिर भाषा में बदलती है और भाषा जो व्याकरणिक नियमों से बंधी होती है, लेकिन बोली स्वतंत्र होती है। तो ये यहाँ पे बोली और भाषा का जो अंतर बताया गया है। फिर बात करते हैं कि जब कोई भाषा बहुत बड़े भाग में बोली जाती है तो वह क्षेत्र बट जाता है और बोली जाने लगती है। कोई भी बोली हो वो विकसित होकर भी भाषा का रूप ही लेती है। हिंदी को भी एक समय में बोली माना जाता था क्योंकि इसका विकास खड़ी बोली से हुआ था। हम जानते हैं कि जो बोली का जो स्वरूप है वो मानक नहीं होता, लेकिन भाषा का स्वरूप जो है वो मानक होता है। बोली को लिख नहीं सकते, इसलिए इसका जो साहित्य मौखिक होता है, लेकिन भाषा को लिखा जा सकता है, इसलिए इसका जो साहित्य जो लिखित होता है। जब कोई बोली विकसित होती है तो वह साहित्य की भाषा का रूप ले लेती है और हम जानते हैं कि जब कोई भाषा परिनिष्ठित होकर साहित्य की भाषा के पद पर आसीन हो जाती है तो उसकी जो लोक भाषा की उपस्थिति जरूरी होती है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली अवधी है, बिहार की भोजपुरी और मैथिली, हरियाणा में हरियाणवी और बांगड़ू, राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती में गुजराती बोली जाती है। और इसके बाद है यहाँ पे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में। भारत एक बहुभाषी देश है। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी को सारे भारत में बोला और समझा जाता है। हिंदी भाषा को भारत में शिक्षा और संचार का माध्यम माना जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो संविधान ने 14 सितंबर 1949 को दिया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को अनेक राज्यों की राजभाषा घोषित किया गया है क्योंकि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे राजभाषा का गौरव दिलाया था। भारत में जो हिंदी बोलने वालों की जो संख्या 70% है और जिसका एक कारण हिंदी फिल्में और नाटक भी है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हिंदी का जो व्यवहार जो क्षेत्र है। हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में रह रहे लोग हिंदी को बोलते हुए समझते हैं और बहुत से देश जैसे रोमेनिया, लंदन, मॉरिशस की जो 50% आबादी हिंदी बोलती और समझती है। विश्व के बहुत से विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और हिंदी जो अब भारत की पहचान जो बढ़ाती जा रही है। तो ये यहाँ पे हिंदी के जो व्यवहार के क्षेत्र के बारे में है। उसके बाद जो हिंदी और कंप्यूटर के बारे में, हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर में भी हिंदी का प्रयोग होता है और जो हिंदी की वजह से ही जो इंटरनेट का प्रयोग भी बढ़ रहा है। लोग हिंदी में पत्र लिखने की जगह पर मैसेज और ईमेल करने लगे हैं। सबसे ज़्यादा जो मैसेज और ईमेल करने लगे हैं और कंप्यूटर में भी हिंदी का जो प्रयोग बहुत बढ़ चढ़कर हो रहा है।
इसके बाद हम आते हैं लिपि की बात करते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। और लिपि जो भाषा का लिखित रूप होता है, इसके माध्यम से जो मौखिक रूप की जो ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। देवनागरी लिपि की जो विशेषता है, जैसे इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, हर वर्ण का आकार समान होता है और ये उच्चारण के अनुरूप लिखा, मतलब जो ये होता है उच्चारण के अनुरूप ही लिखी जाती है ये। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की जरूरत होती है और व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना आसान होता है। व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है और भाषा को प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानना भी बहुत जरूरी होता है। इन्हीं नियमों की जानकारी हमें जो व्याकरण से मिलती है और प्रयोग के आधार पर भाषा की इकाई जो है वो वाक्य होती है। व्याकरण जो हमें वाक्यों के गठन में पदों और पदबंधों की जो जानकारी देता है। फिर इसके बाद जो व्याकरण और भाषा का संबंध। कोई भी व्यक्ति जो है व्याकरण को जाने बिना भाषा नहीं सीख सकता है। इसी वजह से जो भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण को भाषा के उच्चारण, प्रयोग, अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। अब पहला जैसे यहाँ पे वर्ण विचार। इस विचार में वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद, वर्णों को मिलाने की विधि, लिखने की विधि बताई जाती है इसमें। वर्ण के बाद आता है शब्द विचार। इस विचार में शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना, रूप, प्रयोगों, उत्पत्ति आदि का अध्ययन करवाया जाता है। तीसरा आता है पद विचार। इस विचार में जो पद का तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। चौथा आता है वाक्य विचार। इस विचार में वाक्यों की रचना, भेद, वाक्य बनाने, वाक्यों को अलग करने, विराम चिन्हों, पद विचार, वाक्य निर्माण, गठन, प्रयोग, उनके प्रकार आदि का अध्ययन जो करवाया जाता है। ये चार यहाँ पे बात हुई, वाक्य, पद, विचार, इन सब की। फिर आता है सब अंतिम में आता है ये साहित्य। ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य की रचना गद्य और पद दोनों में की जा सकती है। साहित्य के माध्यम से किसी भी देश, जाति, वर्ग को जीवित रखकर उसके अतीत रूपों को दर्शाया जाता है। ये मनुष्य की अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है। काव्य, नाटक, निबंध, कहानी सभी ही साहित्य के अंतर्गत आते हैं और साहित्य के अंतर्गत भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा के माध्यम से ही साहित्य को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। साहित्य में जितने भी काव्य आए, नाटक आए, तो नाटक में कई नई शब्दों के माध्यम से ही उनको मौखिक रूप में बोला जाता है। और निबंध में जितने भी निबंध होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं भाषा की उपयोगिता होती है, कहानी में भी। तो भाषा और बोली दोनों की आवश्यकता कहीं ना कहीं साहित्य में पड़ती है। साहित्य का तभी निर्माण होता है। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जैसे आज भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, व्याकरण के बारे में आपको मैं बताई। इसी तरह के जो वीडियो हैं आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके अंतर्गत हिंदी के अलावा हिंदी साहित्य के जो जितने वीडियो हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, ये सभी वीडियो आपको वहाँ उपलब्ध मिल जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के भी प्रश्न प्लेलिस्ट में हैं और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ जितने आते हैं वो भी आपको लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।